फील्ड में काम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी ना बहुत कठिनता आती ही है। तो मुझे लगता है कि इस राजनीति को भी हमको उसी आईने से देखना चाहिए जिस आईने से हम बाकी चीजों को देखते हैं। उसे अलग करने की तो जरूरत नहीं है। नेशन वन इलेक्शन की हमारी प्रदेश की टीम है जी। ऐसी टीम का हिस्सा होने का सौभाग्य आज आपके सामने उपस्थित उसे है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अंकिता जी, आज के टाइम में एक महिला लीडर होना पावर है या प्रेशर? उस महिला लीडर के क्रियाकलापों पर, उसकी कार्य पद्धति पर बाकी महिलाओं को भी जज किया जाता है। आज तक आपसे किसी ने कुछ ऐसा कहा जो आपको अंदर से चैलेंज करता है? लोग हैं जो महिलाओं को किस तरह वो राजनीति में आगे बढ़ रही हैं उसको बहुत ही निम्न स्तर की सोच पर जाकर कहते हैं कि शायद इसने ये किया होगा, ये किया होगा। आप बचपन में कभी सोचा करती थी क्या आपकी पॉलिटिक्स में जाएंगी? कभी कभी भी नहीं। कुछ कभी माइंड में आया हो लोगों को देखकर? आपके घर वालों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की? माता है यदि अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। जिसने आपको स्ट्रांग बनाया कि तुम हो कौन या तुम ये नहीं कर सकते। अगर महिलाओं को बीजेपी में जुड़ना है तो सबसे इजी और सरल माध्यम क्या है? तो एक कुत्सित मानसिकता जो लोगों की है उसको जो करीब से देखने का मौका मिला, मतलब उन परिवारों में जाकर उन बच्चियों के बीच में जाना, शायद आज भी जो घटनाएं वहां मैंने अपनी आंखों से देखी, सुनी, जो स्थिति परिस्थिति देखी, मुझे सिहरन आज भी होती है। विषय था कि ठीक 8 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस धारा 370 को समाप्त कर दिया। तो मैं कहूंगी कि शायद वहाँ तिरंगा फहराने वाली मैं और मेरी टीम आखिरी ग्रुप है वहाँ की। सेफ्टी वर्सेस फ्रीडम कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट? कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। क्या कभी आपका गिव अप करने का मन हुआ? ऐसा ही मिलता है। तो ये पारिवारिक संरचना है और इसमें महिलाएं जो भी जुड़ना चाहती हैं वो बहुत साहस के साथ जुड़ती हैं। आप निष्फिक्र होकर यहाँ पर आइए, ये राष्ट्रवाद की ही जननी है और आगे चलकर राष्ट्रीयता पर ही काम करने वाली है। कि भाई किसी किसी को मौका मिलता है, तो ऐसे 19 लड़के 19 भैया लोगों के साथ में अकेली मैं लड़की, ऐसा मुझे मौका मिला। और क्रमिक पदयात्रा करने के बाद में हम लाल चौक कश्मीर पहुंचे, वहाँ पूरी प्लानिंग की, सब कुछ किया, जो भी वहाँ की प्रिपरेशन हो सकती थी। वहाँ हमने तिरंगा फहराया, वहाँ मेरी गिरफ्तारी भी हुई है, हम 3 लोग थे। तो अंकिता जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है आपकी जर्नी? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये पॉडकास्ट के लिए मुझे बुलाया और हम कहीं ना कहीं अपनी जो पूरी जर्नी है उस पर बात करने वाले हैं। और ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं, मुझे लगता है ऐसे अधिकतर महिलाओं की जर्नी होगी, हमारी होगी, आपकी होगी, और जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं उन सभी की जर्नी आज हम सब यहाँ पर लेने वाले। अंकिता जी, लोगों को अपने सफर के बारे में बताइए। सफर मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन रहा और मैं कहना चाहूंगी कि जो एक छोटी सी अंकिता से लेकर आज वो जो एक अंकिता तिवारी तक की जर्नी बहुत खास ही रही। मुझे लगता है कि हर लड़की की बड़ी अच्छी जर्नी होती है, जिसमें सरस्वती स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करके छात्रा के रूप में वहां से शुरू किया जी। फिर धीरे धीरे संघ संगठनों के संपर्क में आना शुरू किया। 2006 से संघ संगठन के संपर्क में आई। मातृशक्ति का एक वर्ग था, मैं कहूंगी वो पहला ही मेरा वर्ग था जिसमें जाना हुआ। और आगे चलकर सरस्वती स्कूल में अध्यापन कार्य किया। फिर जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी, उसके कार्यकर्ता के रूप में, प्रदेश की कार्य समिति के रूप में पहले दिन मेरा जुड़ना हुआ। और दिन ब दिन, साल दर साल 2010 से लेकर 2019 तक विद्यार्थी परिषद में प्रदेश की छात्रा प्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश की सह मंत्री, पूर्णकालिक संगठन मंत्री, ऐसे अलग अलग दायित्वों पर काम करते हुए एक एक गति, एक एक कदम बढ़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के जिले की उपाध्यक्ष और जो स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन की हमारी प्रदेश की टीम है जी, ऐसी टीम का हिस्सा होने का सौभाग्य आज आपके सामने उपस्थित है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉलिटिक्स टफ है, स्पेशली फॉर वुमेन, आप एग्री करती हैं या चैलेंज करती हैं? महिलाएं हैं तो टफ तो कुछ भी करने जाएंगी, वैसा लोगों को लगेगा ही। मुझे थोड़ा सा मैं इस बात में जोड़ना ये चाहूंगी कि हमेशा जब पॉलिटिक्स बात करते हैं तभी उसकी कठिनता देखते हैं, परंतु महिलाएं जिस भी फील्ड में काम करती हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी ना बहुत कठिनता आती ही है। तो मुझे लगता है कि इस राजनीति को भी हमको उसी आईने से देखना चाहिए जिस आईने से हम बाकी चीजों को देखते हैं। उसे अलग करने की तो जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि टफ तो हाँ बिल्कुल है,
परंतु मुझे लगता है कि इतने सालों तक काम करते हुए मैंने अपने बड़ों को भी देखा, उनसे काम सीखते हुए यदि हम काम को मेहनत के तौर पर करते हैं तो मुझे लगता है कि वो आसान बनाई जा सकती है। आज के टाइम में एक महिला लीडर होना पावर है या प्रेशर? पावर है या प्रेशर, तो मैं तो कहूंगी कि शायद दोनों चीजें क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पावरफुल रही हैं। क्योंकि हम जिस भारत में रहते हैं तो हमने पढ़ा देखा शुरू से है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो हम पावरफुल तो ऑलरेडी है ही, और इसके साथ साथ वो पावर राजनीति में आने से भी मिलती है और कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें हमारे सामने हैं। आपको लोग पहले एक लीडर के रूप में देखते हैं या एक महिला के रूप में? यदि मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं, क्योंकि मैंने जो सामने देखा है, शुरुआती दौर में लोग हमें महिला की नजर से ही देखते हैं जी। हम छोटे होते हैं तब भी, हम बड़े होते जाते हैं तब भी। परंतु मुझे लगता है कि ये एक बैरियर अपने काम के साथ में, अपने संघर्षों के साथ में, हमारे काम के तरीकों के साथ में जैसे जैसे बढ़ता जाता है समय, कहीं ना कहीं ये बैरियर खत्म होता जाता है और कहीं ना कहीं एक महिला को भी एक प्रभावी लीडर के रूप में देखते हैं। हमने क्योंकि वर्षों में देखा भी है, हम बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ देखते भी हैं, तो उसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, उसे राष्ट्रपति नहीं कहा गया है। तो वो पावर है आपके वहां पर, तो वही है। अगर आपको अपनी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? वैसे तो थोड़ा सा कठिन होगा, परंतु एक चीज जो मुझे लगता है कि पूरी जर्नी में चलिए, वो बहुत सारी उपलब्धियों के साथ साथ एक संघर्ष चला और मेहनत चली। मुझे लगता है कि मेहनत करेंगे तो हम आगे उपलब्धियां पाते ही हैं। तो अंकिता जी, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉलिटिक्स टफ है स्पेशली फॉर वुमेन, आप एग्री करती हैं या इसे चैलेंज करती हैं? यदि हम कठिनता की बात कर रहे हैं जी, तो कठिनता हर क्षेत्रों में है और इसको थोड़ा सा अलग बना दिया गया है, क्योंकि यदि कोई महिला घर से निकलकर बाहर जा रही है, किसी भी काम के लिए जा रही है, तो उसके लिए कठिनता होती है। मैं इसमें एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगी, कई बार मेरे जब मैं बोलती हूँ भाषण में आता है तो मुझे बार बार एक चीज बड़ी दिखती है कि जब भी कोई बच्ची पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो वो सिर्फ वो सफर तय नहीं करती है कि वो इतना किलोमीटर स्कूल गई है या कॉलेज गई है। मुझे लगता है वो ऐसी सैकड़ों आंखों को तय कर कर वहां तक पहुंचती है, और जो वहां तक पहुंच गई है यानी उसने कहीं ना कहीं कठिनता देखी है। तो मुझे लगता है कि कठिनता भले ही है परंतु उसको आगे हम पार करके जा सकते हैं। पर बैरियर सिर्फ इतना आ गया है कि हमने पॉलिटिक्स को एक अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया है, परंतु यदि हम उसे एक सेम आईने से देखना शुरू करें तो हर कामों में कठिनता है, संघर्ष है, मेहनत है और सफलता है। अंकिता जी, आज के टाइम में एक महिला लीडर होना पावर है या प्रेशर? यदि हम पावर और प्रेशर की बात करते हैं तो, और महिला, मुझे लगता है कि ये तीनों शक्तियां ही हैं। जब महिला पावर में आती है, वो पावर में नहीं भी है यदि किसी एक जिम्मेदार स्थान पर, फिर वो पावरफुल है, क्योंकि घर गृहस्थी चलाना, जैसे कहते हैं ना कि किसी पुरुष के शर्ट के बटन को टाकने से लेकर वो उसकी उम्मीद को, उसकी सफलताओं को जोड़ने तक का यदि काम करती है तो वो एक महिला की पावर है। और ऊपर से यदि कोई महिला है जो पॉलिटिक्स में है या किसी पावरफुल पोस्ट पर है तो मुझे लगता है कि ये और बढ़ चढ़कर या दुगने रूप में हमें मिलती है। परंतु जो पावर है वो व्यक्ति की या महिला की ही नहीं है, वो एक संपूर्ण महिला समाज की पावर है। और उसके अलावा हम प्रेशर की बात करें तो हाँ, थोड़ा प्रेशर बिल्कुल भी है, और वो प्रेशर इसलिए नहीं है कि वो महिला लीडर है, वो इसलिए है क्योंकि उस महिला लीडर के क्रियाकलापों पर, उसकी कार्य पद्धति पर बाकी महिलाओं को भी जज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि पावर और प्रेशर ये दोनों चीजें हैं। ओके। आपको लोग पहले एक लीडर के रूप में देखते हैं या एक महिला के रूप में? पहले तो मुझे लगता है कि महिला के रूप में ही देखा जाता है हमें जी। परंतु हमारी कार्य पद्धति है, हमारा कार्य विस्तार है, हम जिस तरीके से काम करते हैं, हमारी जो क्रिया पद्धति है, वो एक समय बाद तय करती है कि उन्हें हमें सिर्फ महिला देखना है या महिला लीडर देखना है। तो मैं यदि अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगी तो हाँ, शुरुआती दौर एक महिला के रूप में हुई है, परंतु शायद आज जो मैं भी थोड़ा थोड़ा फील करती हूँ कि आज एक लीडर के रूप में मुझे शायद समाज देखने ही लगा होगा। जी जी। तो आप प्राउड फील करती हैं? एक महिला लीडर के नाते मैं नहीं कहूंगी कि उस शब्द को लेकर कि मेरे पास से एक पार होगी या मैं उस तरह काम कर रही हूँ इसलिए गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रही हूँ। परंतु हाँ, उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो छोटी बच्चियां या कुछ महिलाएं, और खासतौर पर वो बच्चियां, जब मैं स्कूल में, कॉलेज में या कभी डिबेट है या भाषण है उसमें जा रहे हैं, और जब बच्चियां आकर कहती दीदी हमें आपके जैसे बनना है, तो मुझे लगता है वो एक थोड़ी सी खुशी होती है अंदर से। तो लगता है कि हाँ, शायद कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो लोग महसूस कर रहे हैं। इस जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो वो क्या होगा?
जर्नी तो थोड़ी सी शुरू हुई है, शुरू से अभी तक बहुत लंबी नहीं हुई है, मैं तो उसको यही मानती हूँ, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सीखना भी बाकी है, समझना बाकी है। पर मुझे ये लगता है, कहने वाले कई सब बोलते हैं कि आप राजनीति में महिलाओं का आना, और अभी लेटेस्ट तो आप सुन ही रहे हैं, जैसे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बात आ रही है। परंतु ऐसे बहुत, मैं तो कहूंगी, ऐसे मूर्ख प्रजाति के लोग हैं जो महिलाओं को किस तरह वो राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, उसको बहुत ही निम्न स्तर की सोच पर रह जाकर कहते हैं कि शायद इसने ये किया होगा, ये किया होगा। परंतु मैं ये बात मानती हूँ कि महिला हो चाहे पुरुष हो, एक संघर्ष होता है उनके जीवन का, एक उनकी मेहनत होती है। तो मैं कहूंगी कि हमने भी जिस तरह पुरुषों के बीच में इस तरह की चीजें आती हैं, हमारे सामने आई हैं, हमने भी वो मेहनतें की हैं, और वही मेहनत है जो हमें आज यहाँ लेकर आई है। किसी ने कुछ ऐसा कहा जो आपको अंदर से चैलेंज करता है? ये अच्छा सवाल है जी। काजल जी। मुझे याद आ गया, बहुत सालों पुराना सवाल है ये, क्योंकि जब मैं आई विद्यार्थी परिषद में, मैं उनका नाम नहीं लूंगी यहाँ, मैं बहुत नई नई थी और वो मेरी सीनियर ही थी। मुझे हमेशा याद रहता है उस चीज को, और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते भी थे। पर कहते हैं ना कि जब आप सीढ़ी एक आगे बढ़ते हैं तो होते हैं कुछ लोग जिनको थोड़ी समस्या होती है, और जो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, और उन्होंने उस दिन मुझे कहा कि तुम हो कौन, या तुम ये नहीं कर सकते। वो मुझे याद है, और उनको उसका जवाब मिला है आज कुछ सालों बाद में। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने कुछ सालों बाद आकर, जिन्होंने मुझसे ये सवाल कहा था, जिसने ये बात की थी, वही आए मेरे पास और उन्होंने मुझ पर गर्व किया कि अंकिता तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी भी है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ओके। आप बचपन में कभी सोचा करती थी क्या आपकी पॉलिटिक्स में जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं? कभी भी नहीं। मतलब कुछ मैं कभी माइंड में आया हो लोगों को देखकर? मैं बहुत शार्प स्टूडेंट नहीं थी। जी। वो होता है ना, बच्चा ना जो आगे बैठता है ना पीछे बैठता है, जो बीच में बैठता है इसीलिए बैठता है कि उसे लगता है कि टीचर सवाल ना कर ले, जी। क्योंकि वो सवाल कर लेगा तो वो बच्चा फंस जाना है। परंतु वो कहते हैं ना कि कुछ डेस्टिनी होती है आपकी लाइफ की, आप जो चीज सोचते नहीं है, समझते नहीं हो, और वो जिंदगी आपको चुनती है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो यहाँ तक का सफर है, उस जीवन ने ही मुझे चुना हुआ है, और मुझे विद्यार्थी परिषद ने जो सीखने का मौका दिया, मैं उसमें पहुंची, सारी चीजें हुई। और मैं जब वो अंकिता तिवारी और आज की अंकिता तिवारी को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंस आया है। कभी नहीं सोचा, कोई परिवार में राजनीतिक मेरी पृष्ठभूमि नहीं रही है। मेरे माता पिता दोनों बहुत समझदार, मैं कहूंगी, चीजों में, और बहुत डाउन टू अर्थ लोग रहे हैं। कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं है, पर वो ईश्वर ने जो लिखा था, तो आज यहाँ। आपके घर वालों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी? घर वाले बड़े सीधे साधे लोग हैं, जी। और मुझे लगता है कि उन्होंने हमेशा बढ़ावा ही दिया है। मेरी माँ गृहिणी है, मेरे पिताजी समाज सेवी हैं, और सबसे मुझे लगता है कि आज मेरा जो जीवन है उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी माँ है, जो पढ़ी लिखी है। उनका शिक्षित होना ही है जो मुझे काफी सपोर्टिव रहा। और मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, हमने कई बार सुना भी होगा कि माता है यदि अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। तो मुझे लगता है कि काफी जो सपोर्ट आया मेरी माँ की शिक्षा की वजह से आया, और उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की ही प्रेरणा दी है। प्रवास हुए, बहुत बहुत सालों समय तक मैं बाहर रही। मैंने संगठन के कार्य को लेकर भी पूर्णकालिक संगठन मंत्री रही। उस दौर में भी मेरा केंद्र शेड्यूल रहा, घर में रहना नहीं हुआ, पढ़ाई भी बाहर हुई। परंतु जिस प्रकार का मेरी फैमिली ने सपोर्ट मुझ पर बताया है, और मुझे लगता है कि वही भरोसा है जो शायद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव रही है, और मुझे लगता है कि हर बच्चे के पीछे यदि वो आगे बढ़ रही है तो उसकी फैमिली ही है, क्योंकि यदि फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी तो शायद हम उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। आपकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जिसने आपको स्ट्रांग बनाया? ऐसे छोटे छोटे कई सारे मोमेंट आए हैं, और इस विषय में मैं काफी अपने नाना के क्लोज रही हूँ, और उन्होंने हमेशा एक लाइन बोली है कि यदि आप जीवित अवस्था में हैं, आप व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं यदि आप, तो आपके जीवन में छोटी छोटी कहानियां होना चाहिए, और वो कहानियां जिसके जीवन में होती हैं वो कहानियां सुनाई जरूर जाती हैं। ये उनका एक बेसिक हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि हमने वो कहते हैं ना कि इतिहास पढ़ना ही नहीं है, इतिहास गढ़ना भी है। तो हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं, तो 2 घटनाएं मेरे जीवन की जो मुझे लगता है कि अविस्मरणीय है, मैं जीवन पर्यंत उसको याद रखने वाली हूँ। एक तो भारत देश में जिस तरह महिलाओं का शोषण या उत्पीड़न जैसी कुछ घटनाएं होती हैं, ऐसा एक विषय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चुना, और बलात्कार की जो घटनाएं यूपी में उस समय पर हो रही थी, काफी वर्षों पुरानी बातें हैं ये, और उन वर्षों में होने वाली घटनाओं पर एक सर्वे रिपोर्ट बनाई गई, पूरा एक सर्वे दल बना, जिससे पूरे देश भर से 18 लोगों का सिलेक्शन किया गया। आप भी उसमें शामिल थे? हाँ, उसमें मध्य प्रदेश से मुझे भी जाने का मौका मिला,
और उन छोटी-छोटी बच्चियों में, महिलाओं के बीच में जाकर ये घटनाएँ कहीं न कहीं वो जो एक कुत्सित मानसिकता जो लोगों की है, उसको जो करीब से देखने का मौका मिला। मतलब उन परिवारों में जाकर उन बच्चियों के बीच में जाना शायद आज भी जो घटनाएँ वहाँ मैंने अपनी आँखों से देखी, सुनी, जो स्थिति परिस्थिति देखी, मुझे सिहरन आज भी होती है। और उसी के साथ एक जो मेरे साथ घटना घटी है, मैं कहूँगी वो घटना ही है, क्योंकि उसके बाद देश ने भी खुशी मनाई है। जी। जब धारा 370 हमारे देश में लागू थी, आप सभी जानते हैं कि वहाँ तिरंगा, काफ़िर, पत्थरबाज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने स्टोरीज़ में सुनी हुई हैं। परंतु मुझे ऐसा मौका मिला कि हम पदयात्रा के दौरान क्रमिक पदयात्रा के दौरान लाल चौक कश्मीर जाना हमारा हुआ। वहाँ हम तिरंगा फहराना चाहते थे। कई लोग थे जिन्होंने कहा मत जाइए, पत्थरबाज़ हैं, वहाँ नहीं फहरा सकते हैं, बहुत सारे परंतु एक इतने बड़े छात्र संगठन का हिस्सा रही हूँ, बचपन से हमने नारे सुने हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में पढ़ा है, पंडित दीनदयाल जी के बारे में पढ़ा है। जी। तो लगता है कि वो जो घटनाएँ हुई हैं, एक बार वहाँ जाकर देखना तो चाहिए। और एक संकल्प लिया कि हम वहाँ जाएँगे और तिरंगा फहराएँगे। तो ये इसकी जो प्लानिंग शुरू हुई वो बहुत सारे लोगों के बीच में हुई थी, परंतु जो फाइनल डिसीजन आया, वो आया कि लगभग 20 लोग वहाँ जाएँगे, जिसमें वो कहते हैं ना कि अभी जो बातें हम कर रहे थे कि भई किसी-किसी को मौका मिलता है, तो ऐसे 19 लड़के, 19 भैया लोगों के साथ में अकेली मैं लड़की, ऐसा जी। मुझे मौका मिला। और क्रमिक पदयात्रा करने के बाद में हम लाल चौक कश्मीर पहुँचे। वहाँ पूरी प्लानिंग की, सब कुछ किया, जो भी वहाँ की प्रिपरेशन हो सकती थी, वहाँ हमने तिरंगा फहराया, वहाँ मेरी गिरफ्तारी भी हुई है, हम जी। 3 लोग थे, हमारी गिरफ्तारी हुई और मुझे आज भी याद है जब उन्होंने वहाँ पर बैठ के हमें ले जाया गया, उन्होंने कहा कि आप इतनी जल्दी मत करिए, ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं जो आप देश के लिए सोच रहे हैं। और सौभाग्य का विषय था कि ठीक 8 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस धारा 370 को समाप्त कर दिया। जी। तो मैं कहूँगी कि शायद वहाँ तिरंगा फहराने वाली मैं और मेरी टीम आखिरी ग्रुप है वहाँ के लिए, तो कहीं न कहीं वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। अगर महिलाओं को बीजेपी में जुड़ना है, तो सबसे ईज़ी और सरल माध्यम क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली की पार्टी है, जो हमारी अलग-अलग संस्कृति, सभ्यताओं इनसे लेकर जोड़ती है और एक राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। और जिस भी महिला के अंदर राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, मुझे लगता है कि वहाँ जाकर पर्ची कटाकर बनाना वो एक हमारा क्रम ज़रूर हो सकता है, परंतु जिस भी महिला के अंदर राष्ट्रवाद है, जो अपने आगामी पीढ़ी के अंदर राष्ट्रवाद घोलना चाहती है, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को सुसंस्कारित बनाना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा है। आप क्रमिक रूप में यदि वहाँ बढ़ना चाहेंगे, आप जुड़ना चाहेंगे, आप सतत संपर्क में रहिए। हमारी समय-समय पर कार्यकारिणियों का निर्माण होता है, हमारी सदस्यता होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यक्रम होते हैं जो महिलाओं से जुड़े होते हैं। और ये जो सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक महिलाओं का भी एक फोरम है, जिसको हम महिला मोर्चा कहते हैं। जी। जिसमें सारी महिलाएँ हैं जो देश भर की अलग-अलग रूप में उन महिलाओं में, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप गए हैं, आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और आप आ गए। ये रचनात्मक गतिविधियां भी कराता है। हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए है। आपने देखा होगा कि सरकार भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं निकालती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने ऐसी बहुत सारी योजनाएं देखी हैं, महसूस की हैं और उनकी खुशियां भी लोगों को मनाते देखा है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई, हम लाडली बहना हो गई, जी। जो लाडली लक्ष्मी बच्चियां हो गई। मतलब लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि वो एक योजना ऐसी आई जिसने बच्चियों को पैदा होने का एक अनुपात बढ़ा दिया, जी। क्योंकि तब तक जो बच्चियों को बोझ माना जाता था, जब वो बेटियों के जन्म के बाद की स्थिति बनी, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार ने ली, उनकी उच्च शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार ने ली, यहाँ तक कि विवाह की जिम्मेदारी ली। बच्चे होते हैं तो उनका भी पैसा सरकार दे रही है, उन बच्चों के लिए भी। उनको अलग-अलग स्व सहायता समूह के द्वारा वो अपना स्वाभिमान कैसे जागृत रख सकती हैं, वह काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो मुझे लगता है कि ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाया है और ऐसी पार्टी जिसमें हम सम्मान के साथ जीते। क्योंकि मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं, तो मुझे लगता है कि जो लोग आनंद फानंद में बातें करते हैं कि महिला सुरक्षित यहाँ नहीं, हमने देखी कई सारी पार्टियां कि पर्दे के पीछे कुछ हाँ, और सुनने में राजनीति बहुत चलती है आया और है। पर्दे के पीछे कुछ और अलग राजनीति रहती चलती है। है। मैं स्वयं यहाँ बैठी हूँ, मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। जब मैं वहां जाती हूँ, आप यदि कटनी की भारतीय जनता पार्टी की टीम की भी बात करेंगे, जो आज जिले की टीम में मुझे जिम्मेदारी संगठन ने दी है, मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ। परंतु चाहे वो जिलाध्यक्ष जी हो, उपाध्यक्ष हो, मेरे महामंत्री हो, सांसद जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, वो जो स्नेह मिलता है हमें, वो मुझे परिवार जैसा ही मिलता है। तो ये पारिवारिक संरचना है और इसमें महिलाएं जो भी जुड़ना चाहती हैं, वो बहुत साहस के साथ जुड़ती हैं। आप
निष्फिक्र होकर यहाँ पर आइए, ये राष्ट्रवाद की ही जननी है और आगे चलकर राष्ट्रीयता पर ही काम करने वाली है। फियर, वीकनेस या मोटिवेशन? मोटिवेशन। फेलियर, लेसन या सेटबैक? लेसन। फ्रीडम, राइट या रिस्क? राइट। फेमिनिज्म, नीडेड या अंडरस्टूड? नारीवाद जहां तक तो आवश्यक वन है। वर्ड। मैं उन दोनों को क्लब करूंगी क्योंकि मैं एक बात से एग्री नहीं कर रही हूँ उसका। ओके। तो फिर मुझे लगता है कि नारीवाद जो भी है आवश्यकता है, परंतु कहीं ना कहीं आज उसे मिसअंडरस्टूड भी किया जा रहा है। ओके, वुमन पावर, राइजिंग या लिमिटेड? राइजिंग। आज भी लड़कियों के लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या है? लड़कियों के लिए सबसे बड़ा बैरियर मुझे लगता है कि माइंडसेट है जी। आप किसी भी लड़की के लिए, महिला के लिए जो एक बार माइंडसेट बना लेते हैं, आप उस पर अटल रहने वाले लोग हैं। परंतु मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, उनकी अपनी स्थिति परिस्थितियां होती हैं। यदि हम उस माइंडसेट को ठीक कर लें तो मुझे लगता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए विकास करना और आगे बढ़ना काफी आसान हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, इस मानसिकता को आप कैसे तोड़ सकते हैं? हम वर्षों से गाना सुनते आ रहे हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो कह रहे हैं वो कहते रहेंगे, पर मुझे लगता है कि दो पंक्तियां मैं गुनगुनाना चाहूंगी आपके सामने जो मुझे काफी प्रेरित करती हैं जी। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को वो ध्यान रखना चाहिए। और वो दो पंक्तियां ऐसी थी, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ जीवन में लोग आए हैं जो पद चिन्ह बनाएंगे, कुछ लोग आएंगे जो उन पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ेंगे। जो बनाया, जिसने भी बनाया वो बनकर चले गए। हम हैं जो लोग हमारे आगे वालों का स्मरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ये उन दो लोगों की बीच की घटना है, उन चार लोगों की नहीं, जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए कि वो चार लोग कौन है जो कहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, आगे बढ़ना ही हमारा काम है, लक्ष्य। बिल्कुल। अंकिता जी, आपको क्या लगता है वर्तमान में देश के विकास में महिलाओं की भूमिका क्या है? महिलाएं सदैव से ही सशक्त रही हैं, क्योंकि हमने अपने एकात्मता स्रोत में जो वैदिक काल से भी आ रहा है उसमें हमने सुना है कि लक्ष्मी रहल्या चन्नम्मा, रुद्रमम्मा सुविक्रमा, निवेदिता शारदा चा प्रणम्या मातृ देवता, ऐसी मातृ शक्तियों का हमेशा से प्रणाम और वंदन करते आए हैं। यदि मैं वर्तमान की बात करूं कि भारत देश में महिलाओं की भूमिका, तो कहीं ना कहीं महिलाएं एक आधी आबादी का हिस्सा हैं। निर्णय के क्षेत्र में भी महिलाएं हैं, नेतृत्व के क्षेत्र में भी महिलाएं हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े पदों पर भी महिलाएं हैं। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक बड़ा मूवमेंट हमने हमारे देश के लिए देखा, उसमें महिलाओं ने हमें गौरव दिलाया है। हम यदि एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर काम करने वाली, यदि हम मैथिली की बात करें जो अपने क्षेत्रीय भाषा में गायन करते हुए भी आज इस मुकाम पर पहुंची है, वो भी महिलाओं का एक विशिष्ट उदाहरण हो सकता है। हम सुषमा स्वराज जी के बारे में जानते हैं कि मुझे लगता है कि एक एक शब्द थे वो देश को, आज जब वो विदेश मंत्री रही हैं, उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो देश ने हमें गति ही प्रदान की है। हम किरण बेदी की बात भी करते हैं तो वो हमारे यहाँ के जो रही हैं, उनकी वजह से भी हमने गौरव ही पाया है। ऐसे निर्मला सीतारमण की बात कर रहे हैं हम, ऐसे लाखों करोड़ों नाम है मुझे लगता है जो आज पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो कोई भी क्षेत्र हो, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें ट्रेन भी चला रही हैं, रिक्शा भी चला रही हैं, बसेस भी चला रही हैं, एरोप्लेन भी चला रही है। मुझे लगता है कि युद्ध के दौरान काम आने वाले हमारे जो क्राफ्ट हैं वो भी चला रही है। तो ऐसा कोई चीज छूटी नहीं है। हम बढ़ चढ़कर वोट डालने का अधिकार भी रखते हैं, हम शिक्षा क्षेत्रों में भी जाते हैं, हम फैशन में भी हैं, हम मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स जैसी कंपटीशन को भी फाइट करते हैं और कहीं ना कहीं हम जीत कर आते हैं। हम स्पोर्ट्स देखते हैं, हम अभी देखकर आ रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप लेकर हमारी वुमेन्स टीम ही लेकर आई है। तो मुझे लगता है कि भारत के विकास में जो महिलाओं की भूमिका अभी बढ़ी है, वो एक बेहतर भारत के भविष्य की जो एक स्वरूप बनाए। तो मुझे लगता है महिलाओं की भूमिका बहुत सशक्त अभी भी दिख रही है और आगे चलकर भी दिखने वाली है। क्या कभी आपका गिव अप करने का मन हुआ? काजल जी, मुझे लगता है कि आपके पॉडकास्ट में जो सवाल आ रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन है और आपका अमेज न्यूज जो है वो लोगों तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं मेरे रूप में उन हर लड़कियों तक पहुंचेगा कि गिव अप
किया या नहीं किया, कई बार हमारे करते हैं कि हम सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, गिव अप करने की स्थिति भी बनती है। परंतु मुझे लगता है कि शक्तिशाली या दिमाग से शार्प कह सकते हैं, या मुझे लगता है कि संघर्ष कर कर एक सफलता पाने वाला यदि कोई भी व्यक्ति है, तो यदि उसके जीवन में नकारात्मकता आई है, गिव अप करने का मूड भी है, तो वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है, वो आगे बढ़ा है और आगे चले। ऐसे मेरे जीवन में हुआ है। कभी कोई छोटे-मोटे इंसिडेंट ऐसे आए भी हैं कि कई बार सोचते हैं इतना भाग रहे हैं, इतना चल रहे हैं, कुछ होगा नहीं होगा, परंतु कहीं न कहीं एक कहते हैं ना कि अपनी अंतरात्मा में एक पॉजिटिविटी आती है और कहती है कि ठीक है, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा। परंतु यही एक सकारात्मकता है जो मुझे लगता है कि कभी ऐसा गिव अप होने नहीं दिया, मैं तो बस इतना कहूँगी। तो अंकिता जी, ये सब करने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? ये मोटिवेशन सबसे पहले तो मेरे घर से मिलता है जी। कि यदि मैं कभी सोचूं भी कि मुझे फालतू बैठना है, आज कोई काम नहीं है, तो मेरी माँ मुझे बैठने नहीं देती। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए है कि उनको लगता है कि नहीं, जब तुमने ये रास्ता चुना है तो उस रास्ते से भागो नहीं, वो रास्ता तुम्हारा है, तुम्हें तय करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते के आगे भी कुछ महिलाएं चली हैं, लोग चले जिनको देखकर तुम चल रही हो, और जब तुम चलोगी तो तुम्हारे पीछे भी ऐसी बहुत सारी बच्चियां आ रही हैं जो शायद तुम्हारी 4 बातों को अच्छी जो उन्हें लगेंगी उनको देखकर चलेंगी। और मुझे लगता है कि कभी-कभी मुझे मोटिवेशन उन बच्चियों को देखकर आती है जो मुझे कभी स्कूल में मिलती हैं, कॉलेज में मिलती हैं। वो जो एक अठखेलियाँ हैं, जो बचपना है उनका, मतलब लगता है कि ये जो चंचलता है, ये कहीं न कहीं हमारे देश की स्थिरता है, एक प्राणवायु है। और उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए हम अपने जीवन में और क्या अच्छा कर सकते हैं, या उनके लिए जो काफ़ी लाभदायक हो, ऐसे कब जब भाव आते हैं तो मुझे लगता है कि करने की प्रेरणा आगे मिलती रहती है। सेफ्टी वर्सेस फ्रीडम कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इसमें कैटेगराइज करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों अपने-अपने आधारभूत स्तंभों पर रखे हैं। जी। यदि मैं फ्रीडम की बात करूँ, तो चाहे मैं महिला हूँ या पुरुष हैं, जो भी हैं, फ्रीडम जो है वो हमारा आधारभूत हमारा नैतिक दायित्व है। कहीं न कहीं वो कहते हैं ना कि हमारा एक मौलिक अधिकार है कि वो हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। और यदि मैं सेफ्टी की बात करती हूँ, तो सेफ्टी कहीं न कहीं एक समाज की ज़िम्मेदारी है। ये उनका काम है कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूँ, और जिस तरह से मुझे सुरक्षित महसूस कराने की ज़िम्मेदारी समाज के ऊपर आती है, उसी प्रकार मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मुझसे जुड़ी हुई बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनकी सेफ्टी की ज़िम्मेदारी भी मेरी आती है। इसके लिए मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी, कई बार मेरा भाई नाराज़ भी होता है इस बात पर। जब मेरा भाई लेट लौटता है घर में तो उसे डाँट पड़ती है कि तुम जल्दी नहीं आते हो घर में, मेरे पिताजी से। पर यदि मैं लेट हूँ, मैं 10 बज रहा है, मुझे 11 बज रहा है, तो मुझे कभी डाँट नहीं पड़ती। उसका मेरे भाई को बड़ा, अब तो बड़ा हो गया तो समझदार है, पर वो शुरू में ज़रूर पूछता था कि पापा मैं लेट आता हूँ, आप मुझे डाँटते हो? और दीदी लेट आती है तो आप कभी नहीं डाँटते। तो मेरे पिताजी एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, बोले बेटा मुझे ये भरोसा है कि जब मेरी बेटी घर लौटेगी तो किसी को छेड़ के नहीं आएगी, किसी से लड़ के नहीं आएगी, और तू बेटा है, मैं कह रहा हूँ कि तू ना किसी को छेड़ेगा, ना तू किसी से लड़ेगा, पर हो सकता है तू किसी एक ग्रुप के साथ है, तेरा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो भले ही तुझसे डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हैं, पर हैं, पर वो जो घटनाएँ हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे घर का बच्चा उसका हिस्सा बने जो किसी सेफ्टी को, किसी महिला की, किसी बेटी की सेफ्टी पर प्रभाव डाले, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। तो मैं चाहूँगा कि मेरा अच्छा बच्चा समय पर घर आए, और इतना विश्वास उन्होंने अपनी बच्ची पर दर्शाया है कि मेरी बेटी आज यहाँ है तो वो ऐसे सभ्य समाज के बीच में सेफ भी रहेगी, और उसकी वजह से किसी को समस्या भी नहीं होगी। तो वो बात सिर्फ इतनी है कि फ्रीडम जो है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है, और सेफ्टी जो है वो हम नागरिकों की जिम्मेदारी है। जी। तो आप अपनी पार्टी के साइड से कोई मैसेज देना चाहेंगी जिससे आपके यूथ इजीली आपसे जुड़ सके? यदि पार्टी की साइड से देना है मुझे मैसेज, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग हैं, जिस विषय में हमने अभी भी बात की है। राजनीतिक पार्टी होने की वजह से लोग कई बार बोलते हैं कि महिलाओं को आना नहीं है, आना नहीं चाहिए। कई बार पीठ के पीछे हो, चाहे पेपरों में हो, हम गली मोहल्ले चौराहे पर बात करते हैं। मैं यूथ की भी बात कर रही हूँ, हम बड़े उम्र के लोगों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति गंदी चीज होती है। परंतु मैं कहना चाहूंगी कि यदि गंदी है, यदि मैं उसमें लगाऊंगी क्योंकि मैंने नहीं देखी, यदि वो गंदी है, यदि कहीं कमल खिला हुआ है, वहां कीचड़ भी है, तो कमल को निकालने के लिए आपको कीचड़ में जाना पड़ेगा, और जब आप जाएंगे तो आपको कमल ही मिलेगा, आपको कुछ और गंदगी वहां नहीं मिलेगी। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को यदि जो अलग नजरों से देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप आइए। हम यूथ हैं, हम नई जनरेशन है, हम क्रिएटिविटी जानते हैं,
और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस चीज को अडॉप्ट करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी एआई के बारे में भी बात कर रही है, हम सोशल मीडिया के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम प्रिंट मीडिया के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम महिला अधिनियम के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रवाद को लेकर हम राम मंदिर के मुद्दों पर भी लड़ते आ रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न मुद्दों पर जो पार्टी काम कर रही है उस पार्टी का हिस्सा मुझे लगता है कि बनना चाहिए और एक सक्रियता के साथ में उसके साथ जुड़ना चाहिए, ताकि वो कहते हैं ना कि वो चीजें इसलिए साफ नहीं हो पाई क्योंकि हमने उसके लिए काम नहीं किया। और अच्छे लोगों की जरूरत सभी को होती है, अच्छे लोग पार्टी में आएंगे और नई जनरेशन के लोग आएंगे, हम नई उम्मीदों पर, हम नई तकनीकों पर काम करेंगे और देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो सभी लोगों को सादर आमंत्रित करती है। और शायद जिस प्रकार से पार्टी दिन ब दिन निखर रही है, क्योंकि 45 एज के जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी नई जनरेशन की पार्टी के रूप में सामने आ रही है। और एक मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकिता जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे चैनल के लिए अपना मूल्यवान समय निकाला, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अमेज न्यूज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने ये पॉडकास्ट शूट किया। और मुझे लगता है कि ये आपका जो चैनल पर आ रहा है, चैनल उत्तरोत्तर प्रगति करे, मैं कहूंगी। और जिस विचार के साथ में, जिस ध्येय निष्ठा के साथ में आप ये काम कर रहे हैं वो आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे भी बहुत मजा आया। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद।